नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 12 जनवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली फॉर प्रोब इनटू पेयर्स टू मोदी अदर्स, यानी कि मोदी और अन्य लोगों को चुकाए गए पैसे को लेकर के जांच के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं तो उनकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा कार्य करता रहेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी निजी स्वतंत्रता और इसके अलावा कानून का हनन हो जाए। तो ये कहा गया था कि एक याचिका दायर करके कि इस मामले में जो सहारा और बिरला के द्वारा पैसे दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी मिली है, तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी यानी कि एक विशेष जांच दल गठित करे और मोदी जी और अन्य लोगों के खिलाफ जांच करवाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूँकि ये जो सबूत जिसके आधार पर ये याचिका दायर की गई थी, ये सबूत सिर्फ छोटे मोटे इंटरनेट ईमेल्स की प्रिंट आउट पे आधारित थी, इसलिए इसमें कोई दम नहीं था और ऐसे छोटे मोटे चीज़ों के आधार पे हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने हवाला दिया कि पहले भी एल के अडवाणी के खिलाफ और कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ 1990 के दशक में हवाला कांड में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आगे कुछ नहीं मिला था। तो इस वजह से हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं। अगली खबर ये है कि ओबामा जी ने अपने विदाई भाषण पर ये कहा है, विदाई भाषण पर मूल्यों पर जोर दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कोट्स कहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा, लेट्स बी विजिलेंट बट नॉट अफ्रेड, यानी कि सतर्क रहें किंतु भयभीत नहीं। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि द वर्क ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ ऑलवेज बीन हार्ड, यानी कि लोकतंत्र का जो कार्य है वो हमेशा से ही मुश्किल, विवादास्पद और कभी कभी खूनी भी रहा है। तो उन्होंने कहा, द लॉन्ग स्वीप ऑफ अमेरिका हैज़ बीन डिफाइंड बाय द फॉरवर्ड मोशन, यानी कि अमेरिका की टेढ़ी मेढ़ी डगर वाली लंबी यात्रा हमेशा से ही आगे की ओर गतिमान होने के रूप में परिभाषित रही है। यहाँ पे एक छोटा सा शब्द मिला था तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। स्नैक का मतलब होता है गड़बड़ियाँ, क्रिपल का मतलब होता है अपाहिज बना देना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्नैक क्रिपल मेट्रो ब्लू लाइन, यानी कि मेट्रो की ब्लू लाइन को कुछ गड़बड़ियों ने अपाहिज बना दिया, यानी कि रोक दिया। अगली खबर ये है कि एयर पोल्यूशन है नेशनल प्रॉब्लम, यानी कि वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय समस्या है। तो दोस्तों, ग्रीन पीस नाम की एक जो संस्था है तो उसने देश के जो प्रदूषण बोर्ड हैं, चाहे राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, वहाँ से डाटा जुटाया था और उस डाटा के आधार पर उन्होंने कहा था कि 90% शहर जो थे जिनका अध्ययन किया गया तो उनमें प्रदूषण का स्तर मानक स्तरों से ज़्यादा पाया गया। उन्होंने ये कहा कि सन 2015 में 168 में से 164 शहरों के जो आंकड़े थे तो वो राष्ट्रीय मानदंडों से ऊपर थे और कोई भी शहर ऐसा नहीं था, यानी कि 168 में 168 सारे शहर ऐसे थे जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के नीचे थे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि भारत के जो मानदंड हैं प्रदूषण के संबंध में और जो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड हैं वो दोनों थोड़े से अलग अलग हैं। तो आप जरूर देखिएगा कि उनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो दिल्ली है तो वो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है कि जहाँ पे वार्षिक औसत PM10 यानी कि PM10 पार्टिकल्स का जो सांद्रण है वो 268 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाया गया है। तो इसका जो मानदंड होना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से होना चाहिए तो वो 60 माइक्रोग्राम है, लेकिन वो आमतौर पे 268 औसत रूप से पाया गया। कभी कभी तो ये 500 भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ जानने की ज़रूरत है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है और दूसरा क्या है CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसके बारे में कोई ना कोई सवाल आ सकता है। आगे लिखा है द मेन कल्प्रिट यानी कि असली दोषी कौन है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि फॉसिल फ्यूल्स यानी जो जीवाश्म ईंधन हैं तो वो सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर्स यानी कणिका तत्वों के लिए जिम्मेदार हैं। तो कणिका तत्व या पार्टिकुलेट मैटर्स वो होते हैं कि जो बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं और ये हमारे वायुमंडल में लगातार तैरते रहते हैं और हमारी श्वास के साथ हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। तो ये कहा गया है कि चाहे ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, लगातार बिना किसी नियंत्रण के जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने की वजह से हमारा जो वायुमंडल है वो लगातार प्रदूषित होता है।
अगली खबर ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि जो सौंदर्य प्रसाधन ऐसे हैं जिनके भीतर माइक्रोबीड्स पाया जाता है तो उनकी टेस्ट यानी परीक्षण किया जाना चाहिए। तो पहले आपको बता दूं कि माइक्रोबीड्स क्या होते हैं। तो माइक्रोबीड्स या सूक्ष्म कण वो बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं जिनका की उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में, साबुनों में या टूथपेस्ट में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इनमें एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ यानी कि अपशल्कन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपशल्कन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की ऊपरी परत से चीज़ों को हटा देना। तो इनमें क्या होता है कि जब आप इनको किसी भी सौंदर्य प्रसाधन या टूथपेस्ट या साबुन में डाल देते हैं तो ये मृत कोशिकाओं को हमारी त्वचा के ऊपरी हिस्से से हटा देती हैं। तो इसीलिए इनका उपयोग सबसे ज़्यादा साबुनों में, टूथपेस्टों में और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। लेकिन ये एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ एंड एनवायरनमेंट, यानी कि ये हमारे जलीय जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को एनजीटी ने ये कहा कि आप पहले लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में इसकी जांच कीजिए और 4 हफ्ते के भीतर इसके ऊपर एक रिपोर्ट सौंपिए। तो इसके बाद 4 हफ्ते के बाद जो कुछ आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। आपको ये जानना लेकिन बहुत ज़रूरी है कि माइक्रोबीड्स क्या होते हैं। हालाँकि यहाँ पर द हिंदू ने एक गड़बड़ छाप दी थी। उन्होंने यहाँ पर माइक्रोबीड्स का जो साइज़ है वो 5 मिलीमीटर तक बता दिया था, जो कि गलत है। तो मैं बता दूँ, मैंने इंटरनेट पर भी चेक किया है, ये गलत है। 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए यहाँ पर। ये खबर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि इस बार 70 से 80% चांस हैं कि इससे एक सवाल बनेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि होप आइलैंड बिकम्स ग्रेव एट फॉर ऑलिव रिडलीस, यानी कि ऑलिव रिडली कछुए के लिए होप आइलैंड अथवा आशाद्वीप एक कब्रगाह बन गया है। तो मैं बता दूँ दोस्तों कि उड़ीसा के काकीनाडा के पास एक छोटा सा द्वीप है जिसका कि नाम होप आइलैंड है, या कि उसे हम आशाद्वीप भी कहते हैं। तो वो होप आइलैंड जो है तो वहाँ पर अक्सर ऑलिव रिडली कछुए आते हैं और अपने अंडे देते हैं और उसके बाद उन अंडों से बच्चे निकलते हैं जो कि फिर से समंदर में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं, यानी कि आपको ट्रॉलर्स के बारे में बता दूं कि ट्रॉलर्स दरअसल पे मछली पकड़ने के वो जहाज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशीनीकृत होते हैं और उनके द्वारा फैलाए गए जो फंदे होते हैं उनमें अक्सर ऑलिव रिडली कछुए फंस करके मर जाते हैं। तो इस वजह से ये कहा गया है कि ये जो है तो ट्रॉलर्स ऑलिव रिडली कछुओं के लिए लगातार बहुत ही खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। जो कि महत्वपूर्ण खबर है तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कछुओं का जो प्रजनन चक्र है तो वो मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं की वजह से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और ये इंडेंजर स्पीशीज यानी कि संकटापन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि देयर इज ग्लूम अमंग कंजर्वेशनिस्ट, यानी कि जो संरक्षणवादी हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि जंगल विभाग है तो वो इस बात को लेकर के बहुत विषाद में है कि ये जो वर्ष है तो ये ऑलिव रिडली कछुओं के लिए बहुत ही खतरनाक रहेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पिछले साल 6 महीनों में 152 कछुए मारे गए थे, लेकिन यहाँ तो अभी 1 महीने में ही 54 कछुए मारे जा चुके हैं, यानी कि इस साल तकरीबन इनकी संख्या बढ़ करके तकरीबन 300 से 400 तक जा सकती है। तो मेरा मानना है कि जहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ 1 साल में 482 कछुए पैदा ही होते हैं तो वहाँ पे अगर 300 मर गए तो फिर ऐसे में उनका क्या होगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आपको जाननी वो ये है कि ये जो कछुए हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इनको संरक्षण का दर्जा प्राप्त है और उसके अलावा इनकी जो ज़्यादातर संख्या है तो वो उड़ीसा के गहिरमाथा नाम के स्थान पे आकर के अपने अंडे देती है और वो जो गहिरमाथा स्थान है तो वो होप आइलैंड के निकट है और वो जो होप आइलैंड है तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। तो यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं तो ये सब भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होप आइलैंड और गहिरमाथा, जैसे भितरकनिका पिछली बार आया था 2015-16 में आया था। तो इन्हीं चीज़ों से अक्सर प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ से एक प्रश्न तो मेरा मानना है कि निश्चित बनेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इन सारे कछुओं को बचाने के लिए बहुत पहले 10 साल पहले ये कहा गया है कि सभी ट्रॉलर्स को अपने ट्रॉलर्स में यानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस TED यानी कि कछुओं को फंदों से अलग कर देने वाली युक्ति लगानी होगी। लेकिन हालांकि 422 ट्रॉलर्स जो हैं उनमें से केवल गिने चुने हैं जिन्होंने ये लगाया है, बाकियों ने नहीं लगाया है। यहाँ पे छोटा सा संदर्भ आया है MTP बिल पे। तो MTP का मैं बता दूं कि ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि
गर्भ का चिकित्सकीय समापन। तो एमटीपी एक एक्ट है, तो अधिनियम है, तो जिसके अनुसार अगर कोई भी स्त्री गर्भवती है तो अगर किसी भी वजह से वो गर्भपात करवाना चाहती है तो वो सिर्फ 20 हफ्तों के अंदर ही हो सकता है। यानी कि अगर गर्भ 20 हफ्ते से ज़्यादा का है तो उसका गर्भपात नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आज खबर छपी थी तो ये थी कि एक स्त्री थी तो जिसके पेट में जो बच्चा था उसमें सीवियर एनोमली यानी कि भीषण विसंगति पाई गई थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा विकृत था बच्चा। लेकिन चूंकि वो 23 हफ्ते हो चुके हैं उस बच्चे को पेट में, और हमारा जो कानून है तो वो ये कहता है कि 20 हफ्तों से ज़्यादा के बच्चे को गर्भपात नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो कैसा भी हो। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो एमटीपी एक्ट है तो कई मामलों में ख़तरनाक है। तो 2014 में इसमें संशोधन भी सुझाया गया था, लेकिन वो संशोधन अभी तक हो नहीं पाया है। दोस्तों अगली खबर है कि टैक्स ब्रेक फॉर पार्टीज लीगल से सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टियों को मिलने वाला टैक्स छूट कानूनी है। तो टैक्स ब्रेक का मतलब होता है सरकार के द्वारा टैक्स में दी जाने वाली छूट। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सरकार ने जो है तो 2 कानून बनाए थे। आईटी एक्ट, यानी कि बहुत पहले के, ये 50 साल पुराने कानून है। तो आईटी एक्ट 1961 में बना था, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है वो 1951 में बना था। तो इन दोनों में ही 2 धाराएँ हैं। तो उन धाराओं के आधार पर अगर आप किसी भी पार्टी को चंदा देते हैं तो उस चंदे पर 100% आयकर से मुक्ति यानी कि 100% टैक्स एग्जेम्पशन होता है। तो ऐसी स्थिति में एक एमएल शर्मा साहब हैं, तो उन्होंने आईटी एक्ट की धारा 13A और आरपीए की धारा 29 को इस बात के आधार पर चुनौती दी थी कि ये हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं तो उनको आयकर में कोई भी कर नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था या व्यापारी को अपने आय में से आयकर चुकाना पड़ता है। तो ये कहा था कि उन्होंने कि ये हमारे मूलाधिकारों का उल्लंघन है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो पिटीशन थी ये एक रिट पिटीशन थी, यानी कि एक रिट याचिका थी, और रिट याचिका सिर्फ और सिर्फ तभी लगाई जा सकती है जब किसी भी व्यक्ति के या संस्था के मूलाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। तो एमएल शर्मा जी ने एक रिट पिटीशन डाली थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट अगर लेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत लेगा, और अगर हाई कोर्ट लेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत लेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत लिया था। अगली खबर ये है कि केन्या फॉर एनहेंस्ड टाइज विद इंडिया, यानी कि केन्या ने कहा है कि वो भारत के साथ अपने ताल्लुकातों को मजबूत करना चाहता है। तो मुद्दा ये था कि भारत ने अभी यूएन में एक प्रस्ताव भेजा था, यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में परिवर्तन करने के लिए भारत ने एक प्रस्ताव भेजा था कि भारत का ऐसा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बदलाव होना चाहिए और उसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो भारत का दरअसल पे ये कहना है कि उसमें भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो हालांकि केन्या के जो राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा, तो उन्होंने भारत के प्रस्ताव का समर्थन तो किया, और साथ में प्रस्ताव का समर्थन करते करते ये भी कह दिया कि उसमें अफ्रीका से भी एक देश के लिए सीट होनी चाहिए। तो यानी कि सारे लोग आज की तारीख में सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी एक सीट चाहते हैं, लेकिन चूंकि अभी इसका बदलना आसान नहीं है। यहाँ पे महत्वपूर्ण जानने लायक ये है कि कोमेसा यानी कि कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका क्या है। तो दोस्तों अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं, पिछले ही साल आया था कि आरसेप क्या है, तो किससे संबंधित है, तो आसियान संबंधित था। तो ये कोमेसा जो है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये किसी अन्य अखबार में आसानी से नहीं मिलेंगी, और मैगजीन वगैरह में तो आमतौर पे नहीं ही मिलेंगी। ये सिर्फ अक्सर हिंदू में मिलती हैं, और जो लगातार हिंदू पढ़ता जाता है उसका प्रीलिम्स हो जाता है, और जो नहीं पढ़ता है तो कई बार वो खोजता रह जाता है कि भाई ये कहाँ छपा था। अगली खबर ये है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स आर नाउ डाइम अ डजन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत अपने रणनीतिक साझेदार कौड़ियों के भाव बना रहा है। तो शायद आपको नहीं पता होगा दोस्तों कि एक बहुत छोटा सा अफ्रीकी मुल्क है रवांडा। तो उस रवांडा मुल्क में हमारा दूतावास तक नहीं है, और भारत ने उसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी कर ली है। तो जैसे ही ये साझेदारी हुई, चूँकि हुआ ये था कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में रवांडा के राष्ट्रपति आए थे और मोदी जी से मिले थे, और उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक ट्रीटी, एक समझौता उस पर हस्ताक्षर करवा लिए। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे बहुत सारे समझौते भारत ने पहले किए हुए हैं जिन पे अभी तक कोई भी विचार विमर्श यानी कि कोई भी काम हुआ ही नहीं है। तो इस बात को लेकर के जो विदेश सेवा के अधिकारी हैं वो काफ़ी नाराज़ थे। उनका ये कहना था कि भारत ने 1998 से ऐसी कई सारी ट्रीटीज़, ऐसे कई सारे समझौते किए हैं। 1998 में उन्होंने फ्रांस के साथ किया था, और उसके बाद लेकर के अभी तक 30 ऐसे समझौते हो पाए हैं, लेकिन उन पर कोई भी अमल नहीं हुआ है। उसके पीछे वजह ये है कि भारत ऐसे बहुत सारी ट्रीटीज साइन तो कर लेता है,
है, लेकिन चूंकि उसके पास कई ऐसे महत्वपूर्ण अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं जिनकी वजह से वो उनको पूरा कर पाए। तो विदेश सेवा के अधिकारियों का कहना है कि इससे आगे चल के हमारी काफ़ी फजीहत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि रवांडा एक देश है जहां पर भारत का कोई दूतावास नहीं है। तो वहां पे 3 देश हैं, रवांडा, युगांडा और बुरुंडी। तो वहां पे सिर्फ युगांडा में भारत का दूतावास है और युगांडा के दूतावास से ही रवांडा और बुरुंडी का भी काम भारत चलाता रहता है। तो विदेश सेवा के अधिकारियों का कहना था कि जब ऐसी स्थिति है तो भविष्य में अगर हम कभी रवांडा में खोलते हैं अपना दूतावास तो वो हम इससे यही कहेंगे कि आपने जो पहले वादे किए थे आपने पूरे नहीं किए, तो हम आप पे कैसे कुछ भरोसा करें। तो हालांकि देखिए आगे चल के क्या होता है, इसका कोई बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ता है। यहाँ पे बनारसी साड़ियों से संबंधित एक खबर छपी है। हालांकि खबर तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बता दूं कि जो बनारसी साड़ियाँ हैं तो उनके बारे में आपको जानना चाहिए कि वो एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक हैं। तो भौगोलिक संकेतक कोई भी ऐसी वस्तु का एक विशेष पहचान होता है जो कि उसके क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है। जैसे कि बनारस से बनने वाली साड़ी, तिरुपति का लड्डू, और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था 2015 या 16 में, और वो कई सारे लोगों से नहीं बना था। तो आप ये देख लीजिएगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन भारत के भौगोलिक संकेतक कौन कौन से हैं। तो ये तकरीबन 200 के पार हैं, पर पूछ लिया था तो भाई याद तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय में एक खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप असेल्स फेक न्यूज़ डोजियर। तो असेल्स का मतलब होता है चोट करना, डोजियर का मतलब होता है दस्तावेज। तो फर्जी खबरों के कुछ दस्तावेजों पर डोनाल्ड ट्रंप ने चोट की है। तो एक हाल ही में खबर आई थी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ये कहा था कि रूस के पास डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित कई सारे ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज हैं जिनका कि इस्तेमाल वो भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि रूस ने जो बहुत सारी हैकिंग के द्वारा दस्तावेज जुटाए थे तो उसमें हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ जो दस्तावेज उन्होंने जुटाए तो उसका यूज़ तो उन्होंने पहले ही कर लिया था, जिसकी वजह से हिलेरी क्लिंटन चुनाव हार गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो दस्तावेज हैं तो उनको वो आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ तक कि ये भी खबर आई है कि उनका एक सेक्स टेप भी रूस के पास है। हालांकि इन सारी खबरों का खंडन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये साफ साफ बकवास है। अगली खबर जो ये है कि विल ट्रंप अटेंड सिल्क रोड समिट इन चाइना, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन की सिल्क रोड समिट यानी कि रेशम मार्ग शिखर वार्ता को अटेंड करेंगे, क्या वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पे जाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण नाम थे। कल एक नाम आया था, आपको पूरी तरह से बताया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI क्या है, तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। ब्रिक्स क्या है आपको पता है, तो इसको भी आप इंटरनेट में देखिएगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है EWTP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड ट्रेड प्लेटफॉर्म, जिसका कि पिता कहा जाता है जैक मा को। आपको पता होगा जो अलीबाबा के संस्थापक है जैक मा, तो वो EWTP के पिता कहे जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर G20 समिट क्या है, तो G20 देश कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था खास। अगली खबर ये है कि महिंदा राजपक्षे ने ये कहा है कि चीन की मदद के द्वारा बनाई जाने वाली परियोजनाओं में चीन ने जो शर्तें रखी हैं तो वो उनका विरोध करेंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम इस साल 2017 में श्रीलंका की सरकार को गिरा देंगे इत्यादि इत्यादि। उन्होंने ये कहा कि हम्बनटोटा में जो एक चीन की परियोजना लगने वाली है उसकी वजह से लोगों का विस्थापन हो रहा है और इसने पर्यावरण को क्षति पहुँचाई है, तो इसकी वजह से हम इसका विरोध करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल भारत की जो अनुमानित वृद्धि दर है तो वो घट करके 7 पर पहुंच जाएगी। हालांकि नोटबंदी के पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि इस वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जो भारत की अनुमानित वृद्धि दर है वो तकरीबन 7.6% रहेगी। लेकिन अब उनका कहना है कि नोटबंदी की वजह से एक मंदी सी आ रही है जिसकी वजह से ये वृद्धि दर जो है तो ये 7% हो सकती है। हालाँकि अगर आप ठीक नीचे की एक रिपोर्ट देखेंगे तो नीति आयोग का कहना है कि 2016-17 के लिए जो वृद्धि दर है वो 8% रहेगी, यानी कि 7.6 जो वर्ल्ड बैंक ने बताई थी पहले उससे भी ज़्यादा। तो हालांकि नीति आयोग के जो आंकड़े हैं तो उन पे आजकल लोग बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चूँकि समझदार आदमी हैं तो आपको सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के एक सिविल सेवक बनने वाले हैं तो सरकार पे आपको किसी भी तरीके का भ्रम नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए उर्जित पटेल जी ने ये कहा है कि केंद्र सरकार को अपने कर्जों को कम करना चाहिए और साथ ही साथ सार्वजनिक वित्तीयन यानी कि सार्वजनिक खर्च को, यानी कि आमतौर पर जो सार्वजनिक संरचनाएँ हैं और लोगों पर किए जाने वाले सरकारी खर्च हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।
उन्होंने ये कहा है कि भारत के केंद्र और राज्य सरकारों के अगर पूरे बजट घाटे को जोड़ लिया जाए तो वो G20 देशों में सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि भारत में जो बजट घाटा है तो वो G20 देशों में सबसे ज़्यादा बजट घाटे वाले देशों में से है। तो अगली खबर ये है कि रेट कट्स नो पेनेशिया फॉर लॉन्ग रोड DBS। तो DBS एक सिंगापुर का बैंक है, तो उसने कहा है कि रेट कट्स यानी कि ब्याज की दरों में कटौती कर देने से वृद्धि के लिए रामबाण प्राप्त नहीं हो जाता है। तो सिर्फ आपको एक शब्द बताना था पेनेशिया, जिसका मतलब होता है रामबाण, यानी कि हर मर्ज की औषधि। तो आप शब्द जान गए, उसके अलावा उस खबर में कुछ नहीं था। यहाँ पे एक खबर छपी है कि अप्रैल 1 स्टिल द टारगेट फॉर GST, यानी कि GST के लिए अभी भी 1 अप्रैल का ही लक्ष्य है, ऐसा कहना है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कम से कम मुझे तो नहीं लगता है कि इस बार GST जो है तो 1 अप्रैल को आ पाएगा, क्योंकि 19 जनवरी को एक बैठक होने वाली है जिसमें कि दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण पे हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत सहमति बने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नोटबंदी हुई है और ममता बनर्जी और मोदी जी के बीच जो झगड़ा चल रहा है, और इसके अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जो कि नोटबंदी के बाद से GST को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टाल मटोल में रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो GST परिषद की बैठक होने वाली है 19 जनवरी को, तो वहाँ पे भी कोई हल निकलने वाला नहीं है। और कई लोगों ने कहा है कि GST आएगा तो ज़रूर, लेकिन ये हो सकता है कि अगले साल सितंबर से आए, अप्रैल से तो इसके आने के कोई भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डेट सर्विसिंग इज टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ मनी। तो एयर इंडिया के संदर्भ में एक खबर थी। तो डेट सर्विसिंग क्या होता है मैं आपको बताऊँ। डेट सर्विसिंग ये होता है कि जब आप कोई कर्ज लेते हैं तो बाद में आपको उस कर्ज को चुकाना पड़ता है, तो उसका ब्याज और मूलधन दोनों को ही चुकाना पड़ता है। तो उस ब्याज और मूलधन की जो चुकाने की किस्तें हैं तो उनको डेट सर्विसिंग कहा जाता है। यानी कि अगर आप कर्जा ले लेकर के अगर कोई चीज़ चलाते हैं तो उस चीज़ को आमतौर पर डेट सर्विसिंग कहा जाता है। तो उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया ने 50,000 करोड़ का कर्ज लेकर रखा हुआ है, तो इस वजह से वो कर्ज पे चल रही कंपनी है और उसकी कोई ऐसी कमाई भी नहीं है कि वो अपने कर्जों को लगातार आसानी से चुका सके। तो ये देश के लिए ख़तरनाक होती जा रही है। तो खतरनाक क्या होती जा रही है कि हमारे एक्सचेकर यानी कि हमारे राजकोष पे एक बोझ डाल रही है। यहाँ पे कल भी नाम आया था, आज भी आया है ETF। तो ETF के बारे में आज मैं थोड़ा का बता ही देता हूँ कि जो ETF होता है दरअसल पे वो एक इंडेक्स फंड होता है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है। अब आप कहेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड ऐसा है कि जब आपको शेयर बाजार के बारे में जानकारी नहीं होती है कि कहाँ पैसा लगाएं और कहाँ पैसा नहीं लगाएं, तो आप एक शेयर बाजार के एक्सपर्ट को पकड़ते हैं और उसको पैसा दे देते हैं और वो तय करता है कि यह पैसा कहाँ लगाया जाना चाहिए ताकि लाभ हो। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो जो ETF है तो ये भी एक म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि म्यूचुअल फंड की जो दिन भर की कीमत होती है वो बदलती नहीं है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड है तो जब दिन में शेयर बाजार बंद होता है तो उस वक्त जो NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, कुल परिसंपत्ति मूल्य होता है, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड के शेयरों की कीमत एक बार दिन में तय हो जाती है और वो दिन भर वही रहती है। जबकि ETF की जो शेयर की कीमत है वो दिन भर ऊपर नीचे चढ़ती रहती है, यानी कि चढ़ती उतरती रहती है। अर्थात कि ETF का जो शेयर है वो दिन भर परिवर्तनशील होता है, जबकि म्यूचुअल फंड का जो शेयर की कीमत है वो एक स्थिर होती है। इसके अलावा भी ETF और म्यूचुअल फंड में कुछ अंतर होते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, तो वो मैंने आपके लिए छोड़ के रखा हुआ है। इसके अलावा ये कहा गया है कि सन 2020 से भारत स्टेज 6 मानदंड, यानी कि दोस्तों ये बहुत आवश्यक है आप जानिए कि भारत स्टेज 6 क्या होता है। तो कोई भी जो गाड़ी होती है तो जो प्रदूषण करती है तो उसको प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए कुछ मानदंड होते हैं, और भारत में कुछ मानदंड अभी हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। और ये कहा जा रहा है कि सन 2000 में भारत स्टेज 6 मानदंडों को लागू कर दिया जाएगा। अभी तक जो मानदंड हैं तो उन मानदंडों के हिसाब से जो कोई भी गाड़ियां भारत में लॉन्च होती हैं तो उनकी सिर्फ प्रयोगशालाओं में ही टेस्टिंग यानी परीक्षण किया जाता है। लेकिन अब जो कोई भी 2020 से गाड़ियां आएंगी तो भारत स्टेज 6 मानदंडों के तहत उनका ऑन रोड एमिशन टेस्ट यानी कि सड़क पर चला करके उनके प्रदूषण की परीक्षण की जानकारी ली जाएगी। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि अभी वोल्क्सवैगन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था कि जिसकी वजह से अगर आप उसे गाड़ी में लगा देंगे तो जैसे ही गाड़ी को कहीं पर भी प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए डाला जाएगा तो वो तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको जान लेगा और तुरंत ही अपने एमिशन यानी कि उत्सर्जन के स्तर को गिरा देगा। जो कि सड़क पे उसका उत्सर्जन स्तर होता है वो दूसरा होता है और प्रयोगशाला में उत्सर्जन स्तर उसका बदल जाता है। तो उस बात को लेकर के जब वोल्क्सवैगन पकड़ में आया था तो वोल्क्सवैगन की बड़ी ऐसी तैसी हुई थी और उनके डायरेक्टर जो है उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया था।
अगली खबर ये है कि यूके यानी कि ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में एक व्यक्ति को एक बहुत ही दुर्लभ तितली को मारने के आरोप में पकड़ा गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले साल ब्लू मॉर्मन तितली कहाँ की राज्य की तितली है, तो ये प्रश्न आ गया था। तो ऐसे अक्सर अनाप शनाप क्वेश्चन कई बार यूपीएससी दे देता है जिसके बारे में किसी को ना पता हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये जो तितली थी तो ये एक इंडेंजर्ड यानी कि एक संकटापन्न प्रजाति है और इसका नाम लार्ज ब्लू बटरफ्लाई था। इसका वैज्ञानिक नाम है मैक्यूलाइना एरियन। अगली खबर ये है कि न्यू स्पीसीज ऑफ गिबन फाउंड इन चाइना, कि गिबन जो होता है तो एक प्रकार का वानर होता है। तो ये लिखा है कि चीन में एक गिबन प्रजाति के गिबन वानर की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो दक्षिण चीन में इस वानर की एक नई प्रजाति की पाई गई है और इसका नाम रखा गया है स्काई वॉकर हुलॉक गिबन। तो दरअसल पे आपको ये भी बता दूं कि जो हुलॉक गिबन यानी कि इसी के परिवार का एक सदस्य है वो हमारे मिजोरम में भी पाया जाता है, जो कि दम्पा के रैन फॉरेस्ट अर्थात वर्षा वनों में पाया जाता है। और ये चूंकि एक नई प्रजाति है, और आजकल आपको बता दूं कि जो नई प्रजातियां हैं तो सिर्फ शरीर के विभिन्नताओं से नहीं बल्कि एक किसी भी जानवर के यानी कि प्रजाति के भीतर के गुणसूत्री पदार्थों की विभिन्नताओं से निकाले जाते हैं। तो जैसा पहले होता था जैव विविधताओं का निर्धारण, आज की तारीख में वैसे नहीं होता है। आज की तारीख में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और एडवांस हो गई हैं। तो अगली चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि टेलीस्कोप टू सीक हैबिटेबल प्लैनेट्स इन द नियरेस्ट स्टार सिस्टम, यानी कि निकटतम तारा मंडल में रहने योग्य ग्रहों के बारे में एक टेलीस्कोप खोज कर रहा है। तो दोस्तों एक टेलीस्कोप है, तो ये आपको बता दूं ESO यानी कि यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने एक चिली में अपना टेलीस्कोप लगाया है, तो जो लगातार इस बारे में खोज कर रही है। 2-3 शब्द इसमें महत्वपूर्ण थे जो कि मैं आपको बता दूं। स्टार शॉट क्या है? तो दोस्तों स्टार शॉट एक प्रकार की एक नई पहल है, तो जिसका ये मकसद है ये पता लगाना कि हमारे आसपास के तारामंडल में जो ग्रह हैं वहाँ पर जीवन है कि नहीं। और इसको शुरू किया है रूस के एक बिलियनियर यानी कि अरबपति यूरी मिलनर ने, और इसमें हमारे एक दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हमारे सौरमंडल के निकटतम जो तारामंडल है उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। एक खबर यहाँ नहीं छपी है, ये बता दूं अल्फा सेंटोरी मुख्य रूप से 3 तारे हैं। पहले का नाम है अल्फा सेंटोरी, दूसरे का नाम है बीटा सेंटोरी, तीसरे का नाम है ओमेगा सेंटोरी। तो ये जो 3 तारे हैं तो इनके समूह को ही आमतौर पर अल्फा सेंटोरी कहा जाता है, और जो हमारा निकटतम तारा वो है अल्फा सेंटोरी। तो ये कहा जा रहा है कि जो अल्फा सेंटोरी तारामंडल है तो उसके आसपास जो ग्रह हैं तो क्या वो रहने योग्य हैं और क्या वहाँ पर जीवन हो सकता है। तो इस प्रकार से कई चीज़ों के बारे में तलाशें चल रही हैं, और भी हो सकता है कि आगे चल के तलाशें हो सकता है कि आगे चल के भारत भी इस प्रकार के किसी भी कदम में शामिल हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी खबर और मिल गई। यहाँ पे फ्रांस ने एक ऐसी व्हीकल यानी कि एक ऐसा वाहन तैयार किया है जो कि बिना ड्राइवर के चलेगा, और इसे तैयार किया फ्रांस की कंपनी नव्या ने। तो दोस्तों ध्यान रखिए फ्रांस की इस कंपनी का क्या नाम है, नव्या। तो दोस्तों इस तरीके से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद समाप्त होता है, और रात के 2:52 हो चुके हैं। लेकिन चूँकि मुझे रात को वीडियो अपलोड करना ही पड़ता है वरना मुझे नींद नहीं आती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना करके अपलोड किया है, और ये वीडियो आपको मिल जाएगा, हो सकता है 3-3:30 बजे तक मिलेगा, और कल आप इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी ठंड से किसी भी प्रकार का सामना ना करें, यानी कि कोई भी कोताही ना बरतें, पूरे अच्छी तरीके से कपड़े पहन के रखें, क्योंकि अगर एक बार आप बीमार पड़ गए तो आपकी तैयारी पर इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल मुझे डेंगू हो गया था जिसकी वजह से मेरी तैयारी पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा था। तो इसलिए मैं ये बात जानता हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से बीमार पड़ते हैं तो आपकी तैयारी पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों सुरक्षित रहिए और मुझसे जुड़े रहिए, और जो नए यूज़र्स हैं तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कल मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।